नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थोनॉमिक्स के इस बेहतरीन सीरीज में अफेयर्स ग्रिड के इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे और ये पार्ट 2 है किस टॉपिक का, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस का। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लाइक जैसे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, मनी एंड मनी सप्लाई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन पर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम फाइनेंशियल रेगुलेशंस पर बात कर चुके हैं, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 ये है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रिसेंटली प्री एग्ज़ाम भी आने वाला है 2026 का यूपीएससी का। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक यूपीपीएससी है या बीपीएससी है, ऐसे एग्ज़ाम्स में भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपीएससी के, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो है इन एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होते हैं और यूपीएससी खुद अपने कई कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट को लेकर, साइन बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको लेकर सिग्नेचर किए, इंडियन बैंक्स ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। कौन सा एग्रीमेंट? इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, क्रेडिटर एग्रीमेंट। तो ये है क्या एक्चुअल में, इस पर बात करते हैं, इसको लेकर क्या बात रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको आप आईसीए को आप ऐसे समझिए कि आईसीए एक पंचायत जैसा है, एक ग्रुप जैसा है ये एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का काम ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं, कई सारे बैंक्स, जैसे मान लिया कोई ए कंपनी है, ये क्या है? ए कंपनी है, और ये ए कंपनी ने कई सारे बैंक्स, है ना, मान लिया एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे कई सारे बैंक से क्या हुआ है, ये सब क्या है? बैंक्स हैं। मान लिया 10 बैंक हैं, 10 बैंक है, उन सभी से क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। ठीक है, इसने क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब क्या हुआ कि ये बैंक जो है, अब ये कंपनी जो है, सॉरी ये जो कंपनी है ये क्या हो रही है? अब डेब्ट में चली गई, ये डूब रही है। अभी कंपनी जब डूब रही है तो क्या होगा कि इस पर कुल मिला के अलग अलग जो बैंक हैं इनका 500 करोड़ का, लगभग 500 करोड़ का क्या है? 500 करोड़ का आप देखेंगे कि इसके ऊपर कर्जा है, और ये कंपनी अब डूब रही है। जो एक कंपनी है अब क्या डूब रही है, तो इससे पैसे वापस नहीं आ सकते। तो इसको पैसे वापस आने के लिए क्या होगा? पहले क्या होता था कि एक्स वाई कहते थे कि भैया, एक्स बैंक कहता था कि मैं इसे बेच दूंगा, है ना, इस कंपनी को मैं बेच दूंगा तो उससे अपना पैसा लूंगा। कोई कहता था कि हम इसे थोड़ा सा और समय दे देते हैं। तो इस चक्कर में जो है बात कभी सुलझती नहीं थी और झगड़ा इन सभी बैंकों के बीच में होता था कि इस कंपनी का क्या किया जाना चाहिए। तो जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, ये इसी चीज के लिए साइन किया गया कि आईसीए, इसी चीज के लिए साइन किया गया कि अगर किसी बैंक का क्या है? स्ट्रेस असेट्स 50 करोड़, यानी किसी कंपनी के ऊपर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर लोन है, स्ट्रेस असेट्स है, यानी कि एनपीए बन रहा है बैंकों का 50 करोड़ से ज्यादा, तो वहां पर फास्टर रिजोल्यूशन किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता था कि एक लीड बैंक को एक किसी बैंक को लीड बैंक बनाया जाता था इसमें। जैसे मान लिया कि सबसे ज्यादा जो है लोन किस बैंक ने दिया? ए बैंक ने ए कंपनी को सबसे ज्यादा लोन दिया था। तो इस बैंक को क्या बना दिया जाएगा? इस बैंक को लीड बैंक बना दिया जाएगा, यानी कैप्टन बना दिया जाएगा, इसका सरपंच बना दिया जाएगा, कैप्टन बना दिया जाएगा। तो ये कैप्टन तय करेगा कि कंपनी से को कैसे बचाना है या कैसे पैसा इससे वसूलना है। ठीक है, और बाकी बैंकों को बार बार कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी देखेगा वो कौन देखेगा? ये ए बैंक देखेगा। किसकी तरफ से? इन सभी बैंक की तरफ से देखेगा। और इसमें जो है क्या होगा, इसमें 66% का वो रखा गया, एक तरीके से मेजोरिटी का रूल रखा गया। पहले क्या होता था कि अगर 10 में से 9 बैंक किसी बात पर राजी थे तो एक छोटा बैंक कह सकता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे राजी नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मुझे जो है इसको बेचना ही बेचना है। तो इससे क्या होता था कि पूरा प्लान फेल हो जाता था। तो इसमें क्या किया गया कि अब नियम क्या कहता है? अब नियम ये कहता है कि अगर कर्ज वाले जितने भी बैंक हैं इनमें से 66% बैंकों ने क्या कर दिया? यस कर दिया है, किसी एक प्लान को लेकर एक सहमति बना दी है, तो बाकी के जो 34 बैंक्स हैं, 34% जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे? उसको मानना पड़ेगा। और
वो मना नहीं कर सकते हैं, वो मना नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर एक ही कंपनी ने कई बैंकों से जो लोन लिया हो उस पर ये चलता है, उसके लिए ये लाया गया। ठीक है, ये एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को लाया गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये किससे रिलेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। तो ध्यान रखना, स्ट्रेस असेट्स की बात करता है जो 50 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर किसी ने एक से ज्यादा बैंकों से लोन लिया हो। ठीक है, एक से ज्यादा बैंकों से लोन लिया हो। तो इसे सिग्नेचर सभी ने किए, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, या इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी ने साइन किया और सभी को एक लाइन में लाकर इसने खड़ा कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भाई तेजी के साथ मामले सुलझने शुरू हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय द, देखो 2019 का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि एक टाइम था कि काफी घपले होने शुरू हो गए थे बैंकों में। तो बैंकों में जो घपले शुरू हो गए थे, तो इस चीज से पार लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको कहा गया मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष लाया गया 2015 में। मिशन इंद्रधनुष कब लाया गया? 2015 में लाया गया। ठीक है, 2015 में। इसके अंडर क्या किया गया कि एक बोर्ड बनाया गया, एक ब्यूरो बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। ठीक है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी को बनाया गया। इसका काम ही यही था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके चेयरमैन को सेलेक्ट करना, और भी कई सारे इसके काम रहे थे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत इजी रहा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 2019 में लगभग 75 सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल्स को पब्लिक सेक्टर लैंडर्स के साथ इस पर काम किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है। देखो, करंट में जो चीज रहेगा उससे क्वेश्चन भी बनता रहेगा। और इससे एक बार क्वेश्चन नहीं बना है बैंक बोर्ड ब्यूरो से, 2 बार क्वेश्चन बने, 2 से 3 बार। तो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते यूपीएससी में, तो गलत है। और इकोनॉमी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम उस चीज को देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, 2019 का क्वेश्चन है ये भी। और सर्विस एरिया अप्रोच SAA, ठीक है, और इसके साथ साथ लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम LBS, यानी कि जो बी इसका तो आंसर है ही। ठीक है, क्या है कि किसके इंप्लीमेंट अंडर, लीड बैंक स्कीम। इसको लेकर अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में है दोस्तों। ठीक है, किसमें है? करंट अफेयर्स में है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे तो इसको लेकर आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है, इसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, लीड बैंक स्कीम में कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो क्या है वो चेंजेस? आप अफेयर्स ग्रेड पर ही ये इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, अभी कल परसों ही डाला। जब मैं आज ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो परसों की डेट में ये मैंने लास्ट ये वीडियो डाला हुआ था। तो इसको आप देख सकते हैं कि लीड बैंक स्कीम क्या है और ये सर्विस एरिया अप्रोच क्या होता है। ठीक है, सर्विस एरिया अप्रोच क्या होता है। हालांकि सर्विस एरिया अप्रोच की अगर आप बात करोगे तो 1989 में इसको शुरू किया गया था। 1989 में इसको शुरू किया गया था। और ये आप देखोगे लीड बैंक स्कीम इस वजह से इन दोनों को लाया गया था कि ताकि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल और सेमी अर्बन जो एरियाज, रूरल एंड सेमी अर्बन जो एरियाज हैं, यहां पर बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाया जाए। और लीड बैंक स्कीम में ये देख कहा गया कि इन सबको, जो भी बैंक के पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट आता है किसी एरिया में, क्या आ रहा है? डिपॉजिट आ रहा है। डिपॉजिट यानी कि उनका जो एनडीटीएल है, यानी कि जो एनडीटीएल है उसकी बात हो रही है। एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट है वो आ रहा है। यानी डिमांड लायबिलिटी भी और टाइम लायबिलिटी भी, जो टोटल डिपॉजिट आ रहा है उसका अगर किसी बैंक के पास आ रहा है सबसे ज्यादा उस एरिया में, मान लीजिए कोई ये एरिया है, इस एरिया में एसबीआई के पास सबसे ज्यादा क्या आता है कि डिपॉजिट आता है। ठीक है, तो उस एरिया में जो पीएनबी है, अदर्स जो बैंक्स हैं, उन सबको लीड कौन करेगा? लीड बैंक स्कीम के अंदर इसको एसबीआई लीड करेगा। तो एसबीआई का काम यही होगा कि इसको क्या करना होगा कि जो एरिया है पूरा, उस एरिया में जितना भी इसके पास डिपॉजिट आ रहा है,
ठीक है, जितना भी इसके पास डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट का लगभग 60% अभी जो करंट अफेयर्स में प्रपोजल दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ कि 60% तक एज अ लोन उसी एरिया में देना होगा। ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो छोटे हैं एरियाज हैं उनके लिए। और इसको बनाया गया कि जो सर्विस एरिया इसका डिजाइन किया गया, लगभग 15 से 25 गांव पर इसको इसको सर्विस एरिया दिया गया, बैंक को सर्विस एरिया दिया गया। तो लीड बैंक स्कीम के बारे में और डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इससे एक बार फिर से बन सकता है, मार्च तक इससे प्रपोजल मांगा गया है, इस पर सजेशन मांगे गए हैं, पब्लिक से सजेशंस मांगे गए हैं। और इसके साथ साथ जो सजेशंस मांगे गए हैं वो आप देखेंगे तो जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशन मांगे गए हैं। तो क्या होगा इसका सजेशन, इस पर भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा मैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया का असेट नहीं है। बहुत इजी है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो हमारा डिपॉजिट होता है ना बैंक में, जो डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, जो डिपॉजिट हो रहा है, ये बैंक के लिए क्या होता है, ये लायबिलिटी होता है। तो बैंक की क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, दायित्व होता है। जैसे चिंटू भैया है, तो चिंटू भैया कहाँ गए, चिंटू भैया के पास पैसा आया, मनी भाई आया, तो मनी भाई को लेकर ये कहाँ गए, बैंक के पास गए। तो बैंक में इन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो मनी भाई है ये किसकी लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है कि बैंक उसको सेफ रखे, है ना, उसको सेफ एंड सिक्योर रखे, उस पर इंटरेस्ट दे। ठीक है, तो ये क्या है, बैंक का काम है, उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए कि ये पूछ रहा है कि नॉट इंक्लूड इन द असेट, तो डिपॉजिट जो है असेट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको में आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। जैसे ये मैंने 12th क्लास के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहां से इसको लिया है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि जो सिंपल बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक को आप देखें तो असेट में क्या क्या आ रहा है, रिवर्स रिजर्व्स आ रहे हैं इसमें, जिसमें वॉल्ट कैश है, डिपॉजिट विद आरबीआई है, जो आरबीआई में डिपॉजिट किया है बैंक ने, बैंक क्रेडिट बैंक ने जो लोन दिया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, तो ये क्या है, असेट्स है। तो ये लाइबिलिटी क्या है, डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है वो क्या है, लाइबिलिटी। तो ये चीजें हमें दिखाई देती है, यानी कि जो भी डिपॉजिट होता है हमारा वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। डिपॉजिट भी दो तरीके के होते हैं, डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होता है और एक टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, या टर्म डिपॉजिट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में क्या होगा कि भाई आप चिंटू भैया ने जैसे पैसा जमा किया, सीधा सा समझिए, चिंटू भैया ने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में अपना मनी भाई लेके गए, पैसा जमा किया, आज जमा किया, और नेक्स्ट डे जाकर उन्होंने डिमांड कर दिया कि भाई मेरा मनी भाई मुझे वापस कर दो, तो ये डिमांड लाइबिलिटी हो जाता है, डिमांड डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में क्या हुआ कि मनी बैंक, चिंटू भैया गए बैंक के पास अपना मनी भाई लेके, उन्होंने कहा कि भाई 1 ईयर के लिए मैं इसको फिक्स कर रहा हूं, तो जैसे आपने फिक्स्ड डिपॉजिट सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया, अब वो 1 साल के बाद उनके पास जाएंगे, इंटरेस्ट के साथ पैसा ले लेंगे। तो ये डिपॉजिट्स होते हैं, इसी इन्हीं का टोटल जो होता है ना, जो टर्म डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, इसी के टोटल को क्या कहा जाता है, एनडीटीएल कहा जाता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहा जाता है। तो असेट के रूप में क्या होगा, अब यही डिपॉजिट का पैसा बैंक ने आगे जाकर जो चिंटू भैया का पैसा है वो मिंटू भैया को एज अ लोन दे दिया। तो जो मिंटू भैया को लोन के रूप में पैसा मिला है ये किसका असेट माना जाएगा, अब ये बैंक का असेट होगा। ठीक है, किसका असेट होगा, ये बैंक का असेट होगा। ठीक है, आपका तो डिपॉजिट है, लेकिन अभी जो मिंटू भैया ने लिया है वो आपसे नहीं लिया है, वो किससे लिया, बैंक से लिया है, तो बैंक का ये असेट होगा। ठीक है, तो बैंक की संपत्ति हो रही है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए कितने इजी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, और इसको भी हम लोग इजी वे में थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो स्टेटमेंट पढ़िए, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो देखिए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ठीक है, कि ये मतलब कि ये कहना जा रहा है कि कोई भी जो फर्म है
उसको अगर बैंक जो लोन देने जा रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है कि भाई रिस्क कितना है, बैंक अगर लोन देने जा रहा है तो उसको रिस्क कितना है। इसके बाद इट हेल्प टू इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ठीक है, ये द हायर इज बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो द वर्स ऑफ एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट। अगर ज्यादा होता है तो भी उसके लिए देना मुश्किल है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि कोई एक कंपनी है, आप तो उस कंपनी ने क्या किया कि कोई ए कंपनी है, इस ए कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए था। तो इस ए कंपनी ने क्या किया, पैसा उधार लिया इंटरेस्ट पे। इसी बात है, इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेगा। तो आईसीआर, अब वो उधार लेने गया तो जो आईसीआर है ये क्या दिखाता है? आईसीआर बस ये दिखाता है, ये देखता है कि उस कंपनी का मंथली इनकम कितना है कि उसका वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आईसीआर इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझिए कि इसका आईसीआर में ये देखा जाएगा, बैंक क्या देखेगा, बैंक ये देखेगा कि भाई इस कंपनी का मंथ में इनकम कितना है, मंथली इनकम कितना है, क्या मंथली इनकम इतना है कि उसका इंटरेस्ट पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ये देखा जाता है। जैसे इसका एक सरल फॉर्मूला क्या निकलता है, देखिए फॉर्मूला इसका रहता है, अगर मैं यहां लिख दूं कि आई सी आर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ICR इज इक्वल एग्जिबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मतलब आप इसका जो EBIT है, इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो टोटल ब्याज जो कंपनी को अपने कर्ज पर पूरा देना है। अब इसका एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, इसका एक लॉजिक क्या है। मान लीजिए कि जो कंपनी है वो 100 रुपया कमाती है, ठीक है, कितना कमा रही है, 100 रुपया कमा रही है। तो 100 रुपया कमाया उसने, और उस पर वो ब्याज उसको देना है कितना, 20 रुपया ब्याज देना है। ठीक है, तो 20 रुपया ब्याज देना है, तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, आईसीआर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, 5 निकल के आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी के पास ब्याज भरने के लिए, 5 गुना ज्यादा पैसा है, यानी कि इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है। वहीं अगर आप देखिए कि वही कंपनी जो 100 रुपया कमा रही है और उस पर कर्ज इतना है कि उसका 80 रुपया महीने का कहां चला जाता है, ब्याज के रूप में चला जाता है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि अगर अगले महीने थोड़ी सी भी कमाई गिरी, उस कंपनी की कमी हुई, किसी तरीके से नुकसान हो गया, तो ये कंपनी बैंक का ब्याज नहीं दे पाएगी और ये डिफॉल्टर बन सकती है। तो यहां रिस्क ज्यादा है, यहां रिस्क कम है। मतलब आप देखिए कि हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज द एबिलिटी सर्विस टू डेब्ट, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों क्या है, अपने सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीआर क्या होता है, तो आईसीआर सिंपल एक रेशियो होता है जो ये बताता है कि किसी कंपनी को बैंक अगर लोन दे रही है तो उस पर वो हर महीने इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये निकाला जाता है। और ये निकालने के लिए क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, इनकम है वो कितनी है, और इनकम में इस बात को ध्यान रखा जाता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले उसकी अर्निंग कितनी है, फिर उसके बाद उसको हर महीने उसने जितना भी लोन लिया हुआ है, तो उस लोन पर उसको ब्याज कितना देना है, तो उससे डिवाइड करके पता चल जाता है कि उसके पास इनकम कितनी आ रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर करिए और लाइक जरूर ठोक के जाओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ जाए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि सर और क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरा कि शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अफेयर्स गेट को सपोर्ट करें। बहुत इजी लेवल पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स लेकर आने वाला हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है।
सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू राइट द इशू डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई टू पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए दो शब्दों से फंसा रहा है ना ये क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ द पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 का है, बढ़िया, ठीक है। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अगर आप सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 देखेंगे तो उसमें इस चीज को बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर डायरेक्शन देती है आरबीआई को कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या काम किए जाने चाहिए, तो सेक्शन 7 में आएगा। यहाँ पर सीधा सही दिख जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ जिक्र इसका आरबीआई के लिए नहीं किया गया, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बना है और ये एक स्टेचुरी बॉडी है, और जब ये स्टेचुरी बॉडी है तो सीधी सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। आंसर क्या होगा अपना सी, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से और इजी वे में समझे होंगे। तो थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक बने रहे। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, और इसके साथ साथ अफेयर्स क्रिएट को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो एवरीडे मॉर्निंग में मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, और जिसने अभी तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, उनको जरूर देख लेना। और अभी जो मैंने बताया कि लीड बैंक स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से बन सकता है, तो इसका वीडियो भी हमारी न्यूज इन फोकस वाली सीरीज में है, कल परसों की है, जरूर देखिए ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।